दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र ओपिनियन देख रहे हैं आप। मैं हूं नरेंद्र सिंह। दोस्तों, बिहार में आज दूसरे और अंतिम फेज का चुनाव संपन्न हो रहा है जो 5 बजे तक चलेगा। इस बार के चुनाव में वोटिंग का परसेंटेज देखकर सभी दल बड़े आशान्वित हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा परसेंट वोट होने का रिकॉर्ड इस बार बिहार में देखा जा रहा है। प्रथम चरण के चुनाव में 65% तक वोटिंग हुए और दूसरे फेज में आज वो भी क्रॉस करने की संभावना है। तो बड़ी बम्पर वोटिंग आखिर किस ओर इशारा कर रही है, इसका असल पता तो तब चलेगा जब 14 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन के सरकार बनाने के दावे को आम लोगों से भी बड़ा समर्थन मिलता देख रहे हैं आप। और इस बात का बड़ा शोर है हर जगह कि इस बार महागठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। इसके लिए उसके टिकट बंटवारे में सामाजिक समीकरणों का प्रयोग आदि को माना जा रहा है। लेकिन गौर से देखें तो महागठबंधन पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेने की स्थिति में कहाँ से है, क्योंकि जो भी उन्होंने प्रयोग किया, अपने 30-32 विधायकों का टिकट काट कर वहाँ नए प्रयोग किए दूसरे कास्ट के, चाहे वो अति पिछड़ा हो, महादलित हो या बैकवर्ड क्लास के ही हों, सवर्ण हों, उनको उन्होंने मैदान में उतारा है। ठीक है, अगर वो सारी सीटें जीत भी लेते हैं फिर भी उनका नंबर गेम आगे कहाँ हो रहा है। आप तो अपनी जीती हुई सीटों पर ही ज़्यादातर ये प्रयोग किया है जो आपके पास थी। मान लेता हूँ सभी सीटें वो जीत गया, फिर भी आप वहीं रहते हैं जहाँ पिछली बार थे। दूसरी बात, उस प्रयोग का कहीं नुकसान भी आप उठा सकते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। जैसे कई सीटों पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़ी मजबूती से दिख रहे हैं। आपकी जीती हुई सीटें संकट में फंसी हुई है ऐसा दिख रहा है। उन सीटों में मान लिया आप महुआ जहाँ तेज प्रताप खड़े हैं, नवादा का गोविंदपुर जहाँ आपने कामरान का टिकट काट कर पूर्णिमा यादव को दिया, जहानाबाद में आपने एक यादव का टिकट काट कर भूमिहार समाज से वहाँ टिकट दिया। तो ऐसे कई सीटें हैं जहाँ पहले से आप काबिज थे और वहाँ पर सिचुएशन आपके उलट है। तो फिर पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा सीट जीतने के तो कोई आसार कहीं से नहीं दिख रहे। और सबसे बड़ा फैक्टर जो 2020 के चुनावों में रहा महागठबंधन को सरकार बनाने से रोकने के संदर्भ में, वो तो रहे सीमांचल में AIMIM प्रमुख ओवैसी और उनकी पार्टी, क्योंकि पिछले चुनाव में 19 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, 5 सीटों पर उनको जीत मिली और 10 सीटें एनडीए भी जीत गई सीमांचल की कुल 24 सीटों में। जो जाहिर है कि ओवैसी के कैंडिडेट के कारण ही ऐसा हुआ, क्योंकि महागठबंधन का वोट डिवाइड हुआ। उससे सीख न लेते हुए इस चुनाव में भी आपने ओवैसी को कोई भाव नहीं दिया। उन्होंने गठबंधन में शामिल होने की काफ़ी कोशिशें की, इसके बावजूद भी उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इसका कोई मजबूत वजह भी नहीं बता पा रहे हैं। और बीच चुनाव में आपने उनको एक्सट्रीमिस्ट भी कह दिया, जिसका अर्थ
शायद चरमपंथी, आतंकवादी और न जाने क्या क्या वैसी अब इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में बताते फिर रहे हैं। तो ये सब तो हमको नहीं लगता कि महागठबंधन के पक्ष में जाने वाली बातें हैं, क्योंकि महागठबंधन और खास करके राजद का मुख्य मजबूती का कारण तो एम-वाई समीकरण ही है, इससे इनकार तो कोई भी नहीं कर सकता। और उस समीकरण में सेंध लगाने वाले सबसे बड़े आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी ओवैसी को कह सकते हैं। तो मेरे समझ से ऐसा लगता है कि ओवैसी को गठबंधन में शामिल नहीं करके आरजेडी ने अपने सरकार बनाने के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा पैदा किया है। आप उनको आतंकी या चरमपंथी जो भी कह रहे हैं, तो इस बात का आपके कोर वोट बैंक मुसलमानों में भी इस बात का रिएक्शन हो सकता है। और जिस तरह से वैसी इस बात को लोगों को भड़काने में या अपनी तरफ लाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो जरूर महागठबंधन के हित में नहीं है। और अगर मान लीजिए कि ऐसे हालात में 5 सीट जीत लिए और आपको 5 सीटों की कमी के कारण सरकार बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी स्थिति में तो आप उनको लेंगे ही, क्योंकि भाजपा को तो वो समर्थन नहीं देंगे, ये बात तो जग जाहिर है। इसके बावजूद लोग भले उनको भाजपा की बी टीम कहें, लेकिन ये भी सबको मालूम है कि ओवैसी की पार्टी का समर्थन बीजेपी को नहीं होने वाला। तो ये भी एक विरोधाभास है। आप ये भी जानते हैं कि ओवैसी कभी भी बीजेपी को सरकार बनाने का समर्थन नहीं करेंगे, फिर भी उनको भाजपा की बी टीम कहते हैं। तो ये दोनों बातें पब्लिक कैसे स्वीकार कर सकती है? और अगर सरकार बनाने के बाद ओवैसी, माफ कीजिएगा, सरकार बनाने में अगर ओवैसी का आप साथ लेते हैं, तो ये भी बात आएगी कि गुड़ खाना और गुलगुल्ले से परहेज वाली कहावत हो जाएगी। चुनाव के पहले वो एक्सट्रीमिस्ट हैं और चुनाव के बाद सेकुलर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पर हमें लगता है कि तेजस्वी ने जितनी मुस्तैदी से ध्यान दिया जाना चाहिए था, उसमें कमी हुई है। ऐसे अब देखिए 14 तारीख को तो रिजल्ट आएंगे ही। इस बीच सोशल मीडिया और हर जगह तरह तरह के दावे आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अगर ओवैसी अपने मकसद में, यानी अपनी पार्टी को जिताने में कामयाब होते हैं, तो आपके सरकार बनाने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। और अगर वो फेल होते हैं तो आपकी राह कुछ आसान हो सकती है। दोस्तों, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और अगर विश्लेषण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।